दुनिया में बहुत ऐसे महान राजा हुए हैं जो अपनी कुशल रणनीति के कारण बैठे बैठे युद्ध जीत जाया करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जो राजा होने के साथ साथ एक महान योद्धा भी थे, जो अपनी सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ते थे और जीतते भी थे। इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपनी वीर गाथा को ऐसे लिखा जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूं शादाब शाहिद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दुनिया पॉइंट टीवी। तो आइए जानते हैं ऐसे ही दुनिया के सबसे महान योद्धाओं के बारे में, यानी टॉप 10 ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ ऑल टाइम्स। नंबर 10 पर आता है स्पार्टकस। स्पार्टकस का जन्म 109 ईसा पूर्व यूरोप में हुआ था। स्पार्टकस एक गुलाम था जिसको ग्लैडिएटर भी कहा जाता है। स्पार्टकस में साहस और स्वतंत्रता का ऐसा जुनून था, उसकी वजह से रोमन साम्राज्य ने गुलामों का ऐसा विद्रोह देखा जो इतिहास में पहले किसी ने नहीं देखा था। 73 ईसा पूर्व स्पार्टकस कुछ गुलामों के साथ रोम की गुलामों वाली जेल में भाग निकला। उसके बाद उसने अन्य गुलाम नेताओं के साथ मिलकर पूरे गुलामों के समूह को सेना में संगठित किया और रोम साम्राज्य से स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ दिया। उसने रोम से कई युद्ध जीते। कहा यह जाता है कि 71 ईसा पूर्व में रोम से युद्ध में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन इतिहास में उसकी मौत का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पूरे रोम को इतना आतंकित किसी भी अकेले व्यक्ति ने नहीं किया जितना स्पार्टकस में रोम को डराया। वह वाकई एक महान योद्धा था। नंबर 9, इक्सायुडून। इक्सायुडून का जन्म 155 ईस्वी में चाइना के बोझू में हुआ था। वह राजवंश परिवार से संबंध रखता था और साओ आर्मी का मिलिट्री जनरल था। इक्सायुडून जवानी में बहुत ही गुस्सैल प्रकृति का था और हर युद्ध को बहुत पागलपन से लड़ता था। इक्सायुडून के बारे में जो सबसे प्रचलित घटना है वह यह है कि एक योद्धा के दौरान उसकी बाएं आंख में अचानक से तीर लगा। उसने वह तीर अपने हाथ से पकड़कर बाहर खींचा, लेकिन उस तीर के साथ उसकी बाएं आंख भी बाहर निकल आई। अपने अचंभित सैनिकों और दुश्मनों के सामने ही वह अपनी बाएं आंख को निगल गया। इस घटना के बाद से ही चीन भर में दुश्मन सेना के सैनिक एक आंख वाली योद्धा के डर से डरे हुए रहते थे। इक्सायु को द ब्लाइंड वॉरियर भी कहा जाता है। इक्सायुडून की मृत्यु 220 ईस्वी में हुई थी। नंबर 8 पर हमारे पास है पायरस ऑफ एम्पायरस। पायरस ऑफ एम्पायरस का जन्म 318 ईस्वी पूर्व एम्पायरस में हुआ था। पायरस हेलेनिस्टिक राज्य का महत्वाकांक्षी राजा था। इतिहास में उसका नाम एक महान और कुशल रणनीतिकारों में सबसे ऊपर आता था। केवल 25,000 सैनिकों और केवल 20 हाथियों की छोटी सी सेना की मदद से इटली और रोम पर आक्रमण किया और रोमन आर्मी पर जीत हासिल की। इसके बाद उसने मैकेडोनिया को हराया, जबकि उसके पास एक छोटी सी सेना थी। उसने बहुत से युद्ध लड़े। वह हमेशा सैनिकों के बीच जाकर युद्ध करता था और सैनिकों को पराजित करता था। उसके बाद उसने मैकेडोनिया और स्पार्टा पर भी आक्रमण किया। वह 272 ईस्वी में सड़क पर टहलते हुए अचानक हमले में मारा गया। वह एक महान योद्धा था। नंबर 7 पर हमारे पास है मियामोटो मुसाही। मियामोटो मुसाही का जन्म 1584 को जापान में हुआ था। वह एक जापानी तलवारबाज और रोनिन था। वह मात्र 13 साल की उम्र में ही अच्छा तलवारबाज बन चुका था। बहुत से इतिहासकारों ने मियामोटो को अब तक का दुनिया का सबसे कुशल तलवारबाज कहा है। वह हमेशा अकेला लड़ता और कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारा। वह एक समय में कई तलवारबाजों के साथ आसानी से लड़ जाता था। मियामोटो ने तलवारबाजी में कई तकनीकों का आविष्कार किया और तलवारबाजी पर कई किताबें भी लिखी। नंबर 6, किंग रिचर्ड। इनका जन्म 157 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। रिचर्ड राजवंश परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता इंग्लैंड के राजा थे और बाद में वह इंग्लैंड का राजा बना। किंग रिचर्ड तीसरे धर्म युद्ध में हुई लड़ाई की वजह से प्रसिद्ध हुआ, जहां वह मुस्लिम राजा सलादीन के खिलाफ लड़ा था। किंग रिचर्ड में अपने जीवन में इतने युद्ध लड़े हैं कि वह 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 6 महीने ही इंग्लैंड में रहा। किंग रिचर्ड को द लायन हार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने दुश्मनों पर किसी भी तरह की दया नहीं दिखाता था। वह एक साहसी योद्धा और बहादुर सैनिक होने के साथ साथ एक समझदार राजा भी था। किंग रिचर्ड ने तृतीय धर्म युद्ध में मुस्लिमों को इंग्लैंड में घुसने नहीं दिया, इसलिए इंग्लैंड के इतिहासकारों में किंग रिचर्ड को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नंबर 5, हैनिबल बर्का।
हैनिबल बरका का जन्म 247 ईसा पूर्व कार्थेज ट्यूनीसिया में हुआ था। हैनिबल ने पैदल सेना, घुड़सवार, तीरंदाज आदि सेना को संयुक्त कर युद्ध की एक ऐसी रणनीति विकसित की थी जो आगे चलकर बहुत ही कारगर साबित हुई। हैनिबल को महान योद्धा, शानदार रणनीतिकार और युद्ध कला में कुशल प्रयोगों का महारथी माना जाता है। हैनिबल ने भी रोमन साम्राज्य के साथ अनेकों युद्ध किया। वह जब तक जिया रोमन का दुश्मन बना रहा। वह जहाजों से रोमन पर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि समुद्र पर रोम का कब्जा था। तो रोम पर हमला करने के लिए उसने एल्प्स की पहाड़ियों का सफर अपनी पूरी सेना के साथ पैदल तय किया। हैनिबल को अपनी अधिक से अधिक सेना को खोना पड़ा। इस सफर के दौरान हैनिबल ने एक बर्फ की पहाड़ी पर शराब डालकर इसलिए आग लगा दी थी ताकि आग से बर्फ पिघल सके और वह आसानी से पहाड़ी पार कर सके। कैन्नाई का युद्ध हैनिबल के द्वारा लड़ा गया सबसे अधिक प्रसिद्ध युद्ध है। इस युद्ध में रोम के 70,000 सैनिक मारे गए जबकि हैनिबल के सिर्फ 4,000 सैनिक ही मारे गए थे। इस युद्ध में हैनिबल ने ऐसी रणनीतियों का इस्तेमाल किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। नंबर 4, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का जन्म 100 ईसा पूर्व रोम, इटली में हुआ था। जूलियस सीजर को रोम साम्राज्य का सबसे लोकप्रिय राजा माना जाता है। जूलियस सीजर ने अपने कार्यकाल में रोम का जितना विकास और विस्तार किया उतना किसी भी रोमन राजा ने नहीं किया। जूलियस सीजर को युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है। वह कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं हारा। द ग्रेट पॉम्पे को और उसके बेटों को भी जूलियस सीजर ने हराया। आज भी जूलियस सीजर को पूरी दुनिया की शिक्षा पद्धति में पढ़ाया जाता है तथा जगह जगह थिएटर और उसके नाटक किए जाते हैं। जूलियस सीजर की मृत्यु राज्य के आंतरिक षड्यंत्रों की वजह के कारण 44 ईसा पूर्व में हो गई थी। नंबर 3, लॉन्डस ऑफ स्पार्टा। लॉन्डस ऑफ स्पार्टा का जन्म 1540 ईसा पूर्व स्पार्टा, ग्रीस में हुआ था। आपने एक हॉलीवुड मूवी 300 तो जरूर देखी होगी जो लॉन्डस के किरदार एवं इसकी कहानी पर आधारित है। वह केवल अपने 300 सिपाहियों के साथ मिलकर लाखों फारसियों के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा था। लॉन्डस को इतिहास में बेमिसाल साहस, निडर योद्धा और बहादुर योद्धाओं में से एक माना जाता है। लॉन्डस ने 300 सैनिकों के साथ मिलकर फारसियों से युद्ध में लाखों सैनिकों को मार गिराया था, लेकिन बाद में 480 ईसा पूर्व में बैटल ऑफ थिरिमपॉले में मारा गया था। नंबर 2, चंगेज खान। दोस्तों, चंगेज खान का जन्म सन 1162 ईसा पूर्व मंगोल में हुआ था। चंगेज खान को मंगोल आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य को बनाया और उसका विस्तार किया। उसके समय तक केवल वह ही एक ऐसा इकलौता इंसान था जिसने इतने बड़े साम्राज्य को बनाया और उसका विस्तार किया। उसने धरती का 1/4 हिस्सा कब्जा लिया था या जीत लिया था। वह इतना विध्वंसक था कि उसके रास्ते में जो भी आया वह मारा गया। पूरे एशिया और यूरोप में कब्जा हो गया था। एक अनुमान के अनुसार उसके कारण 4 मिलियन लोगों की मौत हुई। चंगेज खान चतुर, चाल और ब्रूटल इंसान कहा जाता है। उसके समय में पूरी दुनिया में मंगोल आक्रमणकारियों का इतना डर था कि लोगों के सपने में भी चंगेज खान आता था। नंबर 1, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट को इंडिया में सिकंदर भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईसा पूर्व ग्रीस में हुआ था। अलेक्जेंडर ने मात्र 25 साल की उम्र में ही उसने एंटोलिया, सीरिया, फोइनिशिया, जूडिया, गाजा, इजिप्ट, मोस्टमेनिया, मेसोपोटामिया, पर्सिया तक शिला लगभग आधी दुनिया को जीत लिया था। वह अपने सैनिकों के बीच जाकर लड़ाई लड़ता था। उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, इसलिए इतिहासकारों ने उसके नाम के साथ द ग्रेट जोड़ दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो नाम इतिहास में हमेशा सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि अब नामुमकिन है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर सके। वह एक था जो अब नहीं है, ओनली वन, अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जब सिकंदर भारत आया था तब उसका मुकाबला हुआ था हमारे भारत के महान देशभक्त राजा पोरस से, जो पौरव राष्ट्र के राजा थे। इन दोनों का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसको झेलम का युद्ध और पश्चिमी किताबों में इसको लेटास्पेस बैटल कहा जाता है। पश्चिमी इतिहासकारों ने इसमें सिकंदर को विजय बताया है और इस युद्ध के बाद उसके वापस लौट जाने के बारे में भी अलग अलग वजह दी गई है, जिससे साबित होता है कि सिकंदर इस युद्ध में बुरी तरह हारा गया था और भारत के राजा के सामने सिकंदर ने घुटने टेक दिए थे और पोरस ने उसे क्षमा कर दिया था।
जो आदत हम भारतीयों के खून में पहले से ही रहती है। दोस्तों, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में भी कुछ प्रश्न हैं जो मुझे ये एहसास कराते हैं कि दुनिया को जीतने वाले सिकंदर ने पोरस के सामने घुटने टेक दिए। वह कुछ सवाल ये है। पहला सवाल, अगर सिकंदर का बचपन से सपना था कि वह भारत पर राज करेगा और उतनी दूर से वह फारस जैसी बड़ी सल्तनत को जीतकर यहाँ तक पहुँचा, तो फिर वह एक लड़ाई लड़कर वापस क्यों चला गया? नंबर 2, उसने जितने भी राजाओं को युद्ध में हराया सबका कत्ल किया, तो फिर पोरस तो उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, फिर उसने पोरस को क्यों नहीं मारा? नंबर 3, उसने तक्षशिला के देशद्रोही राजा को कहा था कि तुम भारत पर युद्ध करने में हमारा साथ दो और फिर पोरस को हराने के बाद मैं तुमको पोरस का सारा राज्य दे दूंगा। फिर उसने पोरस का राज्य तक्षशिला के राजा को क्यों नहीं दिया? नंबर 4, पश्चिमी इतिहासकारों ने सिकंदर के भारत में वापस जाने की एक सटीक वजह क्यों नहीं दी? मुझे लगता है उनके इतिहासकारों ने सिकंदर को उसके महान बनाने के लिए झेलम के युद्ध में उसकी जीत लिखी, मगर यह झूठ है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? इस पर कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं शादाब शाहिद, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दुनिया पॉइंट टीवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।